हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 15 का सेकंड पार्ट है। कल इसका एक पार्ट आया था, है ना। तो हम लोग को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फूड ग्रेन से पढ़ना है। यानी फूड ग्रेन्स का जब प्रोडक्शन हो जाता है, उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, कहने मतलब खेतों से जब कट जाता है, उसके बाद उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड है क्या है? द गवर्नमेंट एक्सरसाइज ड्यू टू कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर फॉर सेंट्रल पूल। The quality control cell of the ministry at New Delhi and the field officer 10 state monitor the quality of food grains procured। तो कहा जा रहा है कि जो फूड ग्रेन्स FCI के द्वारा खरीदा गया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है, उसका क्वालिटी चेक किया जाता है फूड ग्रेन्स का, ठीक है, किसके द्वारा? तो इसके लिए एक अलग है क्वालिटी कंट्रोल सेल है फूड मिनिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया एक स्टोरेज मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट है। IGMRI ये कहाँ है? हापुड़ में है। इसका हापुड़ इट इज़ फील्ड स्टेशन लुधियाना, और इसका डिफरेंट जगह पे स्टेशन है, मतलब कि डिफरेंट जगह ब्रांच है इसका। लुधियाना में है, हैदराबाद में है। आर एंगेज इन ट्रेनिंग एंड अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर वर्ल्ड रिलेटेड टू ग्रोन स्टोरेज मैनेजमेंट। तो किस तरीके से अनाज का स्टोरेज किया जाए उसके मैनेजमेंट के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ है? तो हापुड़ में है। हापुड़ कहाँ है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन से स्टेट में हापुड़ है। नेक्स्ट, सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी CGAL ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसका काम क्या है? तो असिस्ट द डिपार्टमेंट इन मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स के क्वालिटी को मॉनिटर करने में CGAL हेल्प करता है, ठीक है। एट द टाइम प्रोक्योरमेंट के समय, स्टोरेज के समय, डिस्ट्रीब्यूशन के समय, हर लेवल पे, ठीक है। इसके डिफरेंट कंट्रोल ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट कराना, इम्पोर्ट कराना, इसके बारे में। तो द गवर्नमेंट हैज अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ ए नॉन बासमती राइस प्राइवेट पार्टी फॉर्म प्राइवेटली हेल्ड स्टॉक फ्रॉम 2011। तो कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर यानी प्राइवेट कोई आदमी करने वाला कोई नॉर्मल व्यापारी यदि अपना सामान बाहर भेजना चाहता है तो नॉन बासमती राइस को डायरेक्टली बेच सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट के से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज इंक्लूड मेसर्स NCFF नाफेड आर ऑल्सो परमिटेड टू एक्सपोर्ट प्राइवेटली हेल्ड स्टॉक और नॉन बासमती राइस। तो जो नाफेड है कि सरकारी संस्था है नाफेड, वो भी नॉन बासमती राइस को बाहर भेज सकता है। द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट वाज ऑल्सो अलाउड फ्रॉम द सेम ईयर। तो 2011 से कर सकता है ऐसा काम। पहले नॉन बासमती राइस के लिए भी सरकार को पेमेंट देना पड़ता था, कुछ टैक्स देना पड़ता था। तो कहा जा रहा है कि उसी साल से 2011 से व्हीट का भी एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया। एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस एंड व्हीट इज परमिटेड थ्रू कस्टम EDI पोर्ट। तो एक कस्टम EDI पोर्ट है, ठीक है, वहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, परमिटेड है। नॉन बासमती और व्हीट का एक्सपोर्ट इज ऑल्सो परमिटेड थ्रू द नॉन EDI लैंड कस्टम स्टेशन। तो नॉन EDI लैंड कस्टम स्टेशन है ऑन इंडो बांग्लादेश एंड इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है, वहाँ से भी जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ राइस ऑफ सीड क्वालिटी एंड अदर, ठीक है, इज परमिटेड अंडर द लाइसेंस। तो इसके तहत जो है राइस ऑफ सीड क्वालिटी एंड अदर राइस इन हस्क, यानी कि हस्क करने का मतलब कि पैडी धान में ही, ठीक है, सीड क्वालिटी में राइस कहने मतलब कि धान, यहाँ पे इंडायरेक्टली पैदी का बात किया जा रहा है, ठीक है, उसको परमिटेड है, इज परमिटेड अंडर द लाइसेंस, उसके लाइसेंस लेना जरूरी है। शुगर की बात किया जाए तो शुगर प्रोडक्शन, द शुगर इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इंडिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 करोड़ लोग, 5 मिलियन लोग शुगर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब कि जुड़े हुए हैं। फार्मर 5 करोड़ और उसके वाले 5 लाख वर्कर उससे डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया जो दुनिया में दूसरे नंबर पर शुगर प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है। द 2 स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। तो इंडिया में अकेले इंडिया में मैंने बिना किसी की मदद से, बिना किसी कंट्री की मदद से दो रिफाइनरी सेटअप किया गया है, गुजरात में और वेस्ट बंगाल में, विच प्रोड्यूस्ड रिफाइंड शुगर मेनली फ्रॉम इम्पोर्टेड रॉ शुगर एज फ्रॉम द इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड रॉ शुगर। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू शुगर टू अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज। तो जैसे अंत्योदय अन्न योजना के जो फैमिली उनको शुगर भी दिया जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी दिया जाता है। द शुगर सब्सिडी स्कीम हैज बीन रिव्यूड एंड इज बीन डिसाइडेड दैट इट इज इंपेरेटिव टू गिव एक्सेस टू कंजप्शन ऑफ शुगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट। तो कहा जा रहा है कि शुगर सब्सिडी स्कीम को रिव्यू किया गया है और देखा गया कि शुगर का कंजम्पशन एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है डाइट का, मतलब कि भोजन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एनर्जी के लिए शुगर। फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि AAY फैमिली यानी अंत्योदय योजना फैमिली। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड दैट द एक्जिस्टिंग सिस्टम शुगर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू PDS में भी कंटिन्यू एज पर द फॉलोइंग। तो कहा जा रहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे शुगर को कंटिन्यू किया गया है। पहला क्या रूल है? द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ सप्लाई ऑफ सब्सिडाइज्ड शुगर वुड थ्रू PDS में भी कंटिन्यूड फॉर रिस्ट्रिक्टेड कवरेज ऑफ AAY फैमिलीज ओनली। तो कहते हैं पहले BPL लोगों को भी शुगर मिलता था, लेकिन अब BPL को नहीं मिलता है, तो सिर्फ AAY फैमिली यानी अंत्योदय योजना फैमिली को मिलता है। दिस विल बी प्रोवाइडेड 1 kg ऑफ शुगर पर फैमिली पर मंथ, यानी कि एक आदमी को पर फैमिली
पर फैमिली पर मंथ 1 kg शुगर मिलेगा। दूसरा क्या है, द करेंट लेवल ऑफ सब्सिडीज 18 रुपये 50 पैसा, मतलब कि सेंटर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है 18 रुपये 50 पैसा, बाजार का जो रेट है उससे लगभग 19 रुपये कम प्राइस पे वहाँ पे चीनी मिलता है। ठीक है, यदि स्टेट चाहे तो उसको अपना अलग से यहाँ पे सब्सिडी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें तो मतलब कि पेट्रोल में चीनी मिलाना, चीनी से जो इथेनॉल बनता है शुगर केन के समय, शुगर केन से जब शुगर बनाने के प्रोसेस इथेनॉल निकलता है उसको मिलाना। इथेनॉल इज एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री मेनली मोलासेस। तो मोलासेस से इथेनॉल बनाया जाता है, एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट तो शुगर हो गया ना शुगर इंडस्ट्री का, इसका बाई प्रोडक्ट है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम सीक्स टू अचीव अ ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विथ मोटर स्पिरिट टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो इथेनॉल के यूज करने से पोल्यूशन भी कमेगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा क्योंकि कम पेट्रोल को हम लोग को इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, और शुगर इंडस्ट्री में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होगा। तो 3 फायदा इससे हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग से। इसीलिए एक नेशनल पॉलिसी लाया गया बायोफुल पे, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफुल 2018 अंडर शुगर केन जूस अलाउड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो जहाँ पे बताया कि शुगर केन के जूस से भी इथेनॉल आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले इसका लाइसेंस नहीं था। नेक्स्ट है शुगर डेवलपमेंट बोर्ड। तो अंडर द शुगर सेस एक्ट 1982, शुगर सेस एक्ट है 1982 का, सेस वाज कलेक्टेड एज एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल शुगर प्रोडक्ट एंड सोल्ड बाई एनी फैक्ट्री विद इन द कंट्री विच इज नाउ बीन एबोलिश्ड। तो कहा जा रहा है कि जो पहले शुगर सेस कलेक्ट किया जाता था, सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाया तो उसको सेस बोलते हैं। तो शुगर सेस लगाया गया था 1982 में, उसको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 2017 में द सेस ऑफ कलेक्टेड प्रोवाइड फंड फॉर शुगर डेवलपमेंट फंड थ्रू द बजटरी प्रोसेस। तो इससे जो सेस कलेक्ट होता था वो शुगर डेवलपमेंट बोर्ड में जाता था, शुगर डेवलपमेंट फंड में जाता था। ठीक है, इसे गन्ना किसानों को यहाँ पे दिया जाता था, उनको राहत दिया जाता था। सेस का मतलब ही होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, इसको किसी पार्टिकुलर काम के लिए लगाया जाता है। मतलब कि इससे जो भी जैसे शुगर सेस लगाया गया तो जो भी इससे जो पैसा कलेक्ट होगा शुगर के क्षेत्र में ही काम किया जाएगा। नेक्स्ट एडिबल ऑयल के बारे में, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डील विद इशूज रिलेटेड टू एडिबल ऑयल एंड फैट। तो यही डिपार्टमेंट जो है फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट एडिबल ऑयल फैट के रूप में भी काम करता है, उसके लिए भी उससे रिलेटेड इशू से भी वर्क करता है। द डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल इज स्टाफ्ड विद क्वालिफाइड टेक्निकल पीपल हु असिस्ट द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे एक डायरेक्टोरेट यानी कि एक यहाँ पे ऑफिसर बैठाया जाता है जो इस मामले में क्वालिफाइड है, टेक्निकल है। किस मामले में, तो शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है सार्क फूड बैंक। सार्क फूड बैंक क्या है, इन परसुएंस ऑफ डिसीजन टेकन 14 सार्क समिट। तो याद रखिए 2007 में दिल्ली में 14वां सार्क समिट हुआ था। ठीक है, वहाँ पे सार्क कंट्री के जो हेड थे उनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया जहाँ पे बनाया गया सार्क फूड बैंक। एज पर द एग्रीमेंट सार्क फूड बैंक हैज टू बी रिजर्व फूड ग्रेन। तो सार्क फूड बैंक में बना हुआ खाना नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाना दान किया जाएगा और गरीबों को बांटा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक रिजर्व बनाया जाएगा फूड ग्रेन्स का। ठीक है, तो सार्क फूड बैंक हैज टू हैव रिजर्व ऑफ फूड ग्रेन्स टू बी मेंटेन्ड बाय ईच मेंबर। सार्क फूड ग्रेन में फूड ग्रेन बनाया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा हर एक मेंबर के द्वारा, कंसिस्टिंग ऑफ आइदर व्हीट, ये उसमें व्हीट होगा या राइस होगा या फिर कम्बिनेशन होगा दोनों का, और हर कंट्री उसमें अपना अपना शेयर दान करेगा। नेक्स्ट है FAO एंड कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो FAO के बारे में पढ़ लेते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN का, 1945 में इसको फाउंड किया गया था। इसका काम क्या है, तो रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो दुनिया में न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, है ना, रूरल पॉपुलेशन का लिविंग कंडीशन को इंक्रीज करना FAO का मेन टारगेट है। 1945 में स्थापना किया था, UN का स्पेशलाइज एजेंसी है। कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, ठीक है, वर्ल्ड कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो सर्व एज ए फोरम इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर रिव्यू एंड फॉलो पॉलिसी कंसर्निंग वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पता लगाया जाता है कि कौन से देश में किस तरह का फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम है। जैसे इंडिया में फूड सिक्योरिटी 2013 का है, तो उसको रिव्यू ये करेगा कि क्या ये सही से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। इंडिया जो दोनों का मेंबर है, FAO का भी और CFS का भी, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के बारे में। तो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल नाम का भी एक संस्था है। तो इंडिया जो मेंबर ऑफ IGC इंडिया, उसका भी मेंबर है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन इन व्हीट एंड कोर्स ग्रेन मैटर विच वाज प्रीवियसली इंटरनेशनल व्हीट काउंसिल। इसको पहले 1995 तक इसको इंटरनेशनल व्हीट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इट एडमिनिस्टर द ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन, एक ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन है 1995 का, उसको एडमिनिस्टर करता है। द IGC सेक्रेटरीट बेस्ड इन लंदन, इसका जो सेक्रेटेरिएट है लंदन में बेस्ड है 1949 से ही। ठीक है, ऑल्सो सर्विस द फूड एड कमेटी, इसके द्वारा फूड एड भी दिया जाता है लोगों को। एस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड एड कन्वेंशन। इंटरनेशनल ग्रेन एग्रीमेंट कंप्राइज द ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन एंड फूड एड कन्वेंशन। मतलब कि इसमें कौन कौन एग्रीमेंट है इंटरनेशनल ग्रेन एग्रीमेंट में, तो इसमें ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन,
मतलब ये सब समझौता है, कन्वेंशन मतलब समझौता है। तो दुनिया लेवल पे इस तरह का समझौता है कि यदि किसी कंट्री में गेहूं का कमी हो, मेनली गेहूं का ही उस समय होता था। आजकल हालांकि सारे सेरेल्स को इसमें इंक्लूड किया, चावल को इंक्लूड किया गया है, दाल को इंक्लूड किया गया है, लेकिन 1995 तक ये मेनली व्हीट पे काम करता था। जैसे इंडिया को भी इसके साथ काफ़ी सहायता मिला है। अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा गेहूँ इंडिया में आया था जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे उस समय 60 से 70 के बीच में, 60-70 के दशक में, तो इसी असिस्टेंट के तहत आया था। ठीक है, इंडिया जो सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल ग्रेन एग्रीमेंट, इंडिया उसका सिग्नेटरी है। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा गेहूं दान किया अफगानिस्तान को, इसी के तहत किया है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मेंबर होते हैं मेनली, एक होते हैं इंपोर्टिंग मेंबर, होते हैं एक्सपोर्टिंग मेंबर। तो इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टिंग मेंबर इन जुलाई 2003। तो जुलाई 2003 में एक्सपोर्टिंग मेंबर में शामिल किया गया, उसके पहले इंपोर्टिंग मेंबर में था। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फूड को प्रोसेस किया जाता है उसमें वैल्यू एडेड किया जाता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन जुलाई 1988 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। इसके अभी मंत्री है हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, अभी इसके मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल, और ये पंजाब के सांसद है, मतलब पंजाब से आते हैं, पंजाब से सांसद है। तो इसका मेन काम क्या है? तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप कराना। लेटर द मिनिस्ट्री वाज मेंडेड अ डिपार्टमेंट एंड ब्राउट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट वाज गेन अ मिनिस्ट्री इन 2001। तो कहा जा रहा है कि पहले मिनिस्ट्री था 1988 में, बाद में इसको डिपार्टमेंट बना करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत डाल दिया गया। फिर से 2001 में इसको मिनिस्ट्री बनाया गया और इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो पहले से था। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री बनाना, डिपार्टमेंट बनाना सब किसके हाथ में होता है? तो पीएम के हाथ में होता है। पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं पीएम, और प्रेसिडेंट के द्वारा नया मिनिस्ट्री क्रिएट कर दिया जाता है। फिर पुराने मिनिस्ट्री को हटा करके नया मिनिस्ट्री, नया डिपार्टमेंट, जो भी, ये सब पीएम के पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो इंडिया किस किस चीज़ में नंबर 1 यहाँ पे देखते जाइएगा। दूध के प्रोडक्शन में याद रखिएगा मिल्क का बात किया जा रहा है, कोई पार्टिकुलर नहीं बोला गया कि काऊ मिल्क। ठीक है, काऊ मिल्क में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि इंडिया में इतने सारे गाय हैं फिर भी, लेकिन काऊ मिल्क में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, अब बाकी किसी भी तरह की मिल्क की बात किया जाए, जैसे गोट मिल्क हो गया, कैमल मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, ठीक है, ये सब में इंडिया टॉप पे आता है। ओवरऑल भी देखा जाए तो सारे मिल्क में भी इंडिया टॉप पे आता है। ठीक है, तो इंडिया मिल्क में टॉप पे आता है, काऊ मिल्क छोड़ करके। उसके अलावा घी में इंडिया टॉप पे आता है। जिंजर यानी आदि, बनाना, गुआवा, पपाया, मैंगो, सब में इंडिया टॉप पे आता है। ठीक है, फर्दर इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन। इंडिया सेकंड किस चीज़ पे? तो राइस में है, व्हीट में। राइस और व्हीट दोनों में टॉप पे चाइना है। उसके अलावा कई तरह के वेजिटेबल और फ्रूट में इंडिया टॉप पे आता है। ठीक है, सॉरी, टॉप सेकंड पे आता है। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द मेजर इंप्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये मेनली काफ़ी ज़्यादा इंप्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री में मिलता है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो? जैसे टोमेटो है, तो टोमेटो का चटनी बनाने, जैसे टोमेटो केचप जो आता है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्री सेटअप है उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। मक्का है, उससे कुरकुरे बनाया जा रहा है, तो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो सेंट% FDI इज परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उस सेक्टर में 100% FDI अलाउड है, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी, पूरी तरीके से विदेशी कंपनी भी इंडिया में आके अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकती है उस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आइडेंटिफाइड द प्रायोरिटी सेक्टर मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के तहत इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फूड पार्क एंड कोल्ड चेन। तो फूड पार्क क्या होता है? द डेडिकेटेड इन्वेस्टर पोर्टल कॉल निवेश बंधु वाज लॉन्च इन 2017 में एक इन्वेस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया था। जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए एक निवेश बंधु नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, एक वेबसाइट लॉन्च किया गया था। तो उनको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन सेंटर है, मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए सब कुछ वहाँ मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड, वहाँ का क्या इंसेंटिव मिलेगा, एग्रीकल्चर रिसोर्स क्या है ना, सब कुछ वहाँ पे निवेश बंधु पोर्टल पे मिल जाएगा। एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली मोबाइल ऐप, निवेश बंधु मोबाइल ऐप भी है ना, उसको डेवलप किया गया है। आगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो नाम से जैसा कि पता चला किसान संपदा योजना, किसान को यहाँ पे किसान का जो भी संपत्ति उसको बढ़ाने की बात किया जाएगा। तो PMKSY इज कम्प्रिहेंसिव पैकेज रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम द गेट टू रिटेल आउटलेट। तो कहा जा रहा है कि फार्म गेट से, है ना, मतलब कि किसान के गेट से रिटेल आउटलेट तक एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बनाया गया है। नॉट ओनली इज प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, बल्कि उसके अलावा फार्मर को बेटर रिटर्न मिला है, मतलब उनके फसल का सही प्राइस मिला है। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें क्रिएट हुआ है, स्पेशली खास करके रूरल एरियाज़ में जो वेस्टेज होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और रुका है ना। फूड प्रोसेसिंग के लेवल में इंक्रीजिंग हुआ है। द फॉलोइंग स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड अंडर किसान संपदा योजना। तो किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके तहत कई स्कीम आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आता है मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन,
क्रिएशन ऑफ एक्सपेंशन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ते हैं के बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में। तो ये 2008 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका काम क्या था, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इंडिया में, ताकि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो। अभी हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग काफ़ी कम होता है। इसमें कौन सा अप्रोच बनाया जाएगा, तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ पर लिया जाएगा। मतलब कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करने होता है कि जिस एरिया में जौन सा फसल ज़्यादा उगता है, जिस एरिया का क्लस्टर है वो, ठीक है, मतलब किसी एरिया में यदि चावल ज़्यादा होता है तो उस एरिया में ऐसा ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इस्टेब्लिश किया जाए जिसको जो चावल को आगे बढ़ाता है। हब एंड स्पोक मॉडल पे इसको मतलब कि किया जाएगा, हब एंड स्पोक मॉडल इन डिमांड ड्रिवन मैनर। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत क्या होता है कि फैक्ट्री एक जगह सेटअप हो जाता है, फिर उसी फैक्ट्री के तहत डिफरेंट जगह उसका ब्रांच सेटअप किया जाता है। तो ये हो गया हब उसका, है ना। और चारों तरफ स्पोक, जैसे साइकिल में बीच हब, यानी कि जो जैसे किसी चक्का में देखते हैं ना बीच का, उसको हब बोलते हैं, और उसमें चारों तरफ स्पोक ऐसे निकाला जाता है, तो उसी को बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। यहाँ पे कि एक जगह उसका मेन इंडस्ट्री सेटअप कर दो, ठीक है, उसके बाद उसे डिफरेंट एरिया में उसको एक्सपेंड करते जाओ। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ ऑपरेशन ग्रीन। तो यहाँ पे याद रखिए टॉप क्रॉप एक बोला गया है, ऑपरेशन ग्रीन ए स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टॉप क्रॉप। टॉप क्रॉप के अंदर 3 आते हैं, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको इन्हेंस करने के लिए, इसके फार्मर जो उनको सपोर्ट देने के लिए एक टारगेट स्कीम लाया गया है, ठीक है। इसमें क्लस्टर बेस्ड FPO बनाया जाएगा, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब कि फूड प्रोसेसिंग, एक मिनट सॉरी, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाया जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा प्राइस स्टेबलाइजेशन, इसका प्रोड्यूसर के मतलब प्रोड्यूसर फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली दोनों तरह का प्राइस स्टेबलाइजेशन किया जाएगा, ताकि उसका प्राइस फ्लक्चुएट मत करे कि एक समय काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाए और कभी काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन फूड। तो याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन जो है मेनली टॉप क्रॉप पे डिफाइन करता है। टॉप क्रॉप किसको बोलते हैं, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ठीक है, इसी का वहाँ पे एब्रीविएशन किया गया है। नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए नेशनल मिशन 12th 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटीज के द्वारा, और 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी इसको रिकमेंड किया गया है, ठीक है। सेंटर को सपोर्ट करना है, मतलब कि इसमें बताया गया कि इसको इट वाज डीलिंग फ्रॉम सेंट्रल सपोर्ट से इसको हटा गया 2015 में, रिकमेंडेशन था 14th फाइनेंस कमीशन का। और कंसिक्वेंटली 9 स्कीम्स ऑफ मिशन स्टिल डिसकंटिन्यूड, और 9 ऐसा स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। एक्चुअली डिसकंटिन्यू करने का रीजन क्या था, इसमें जो भी स्कीम था उसको किसान संपदा योजना, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे किसान संपदा योजना, उसमें शामिल कर लिया गया। यहाँ पे जब से देख सकते हैं कि डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग यहाँ पे शामिल किया गया, इसलिए जो पुराने स्कीम है उसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, एक कहाँ पे, हरियाणा के कुंडली में है। मई 2012 में इसका स्थापना हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी बनने वाला, अभी यूनिवर्सिटी बना नहीं है, ठीक है। इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है अंडर द स्कीम फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इसका यूज कहाँ किया जाएगा, रिसर्च एक्टिविटी में। अब विलेज एडॉप्टेंस प्रोग्राम, मतलब कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हर एक छात्र को एक विलेज अडॉप्ट करने के लिए बोला जाएगा, और वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एस्टेब्लिश कर। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIPFPT। ये तंजौर में, तंजौर तमिलनाडु में है, काफ़ी पुराना शहर है, और एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट इसको बनाया गया, 2008 में इसको बनाया गया था। और इसके तहत क्या है कि प्रोवाइड द इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड फॉर एक्सपेंडिंग कैंपस। तो इसमें जो है फंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि अपने कैंपस को बढ़ा सके, ज़्यादा ज़मीन खरीद करके। तो एक्चुअली इसमें ज़मीन खरीदने पे क्यों ध्यान दिया गया, क्योंकि नाम से पता है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो जितना ज़्यादा ज़मीन इसके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा ये फसल उगाएगा और उतना ही ज़्यादा रिसर्च करेगा, है ना। तो इसको नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी इसको मतलब कि टू एस्टेब्लिश द इनेबल्ड इंस्टीट्यूट टू एक्सपेंड एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट विल इंक्लूड सिक्किम एंड डिफिकल्ट एरियाज। तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में भी इसको शामिल किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, यहाँ पे आज का वीडियो भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।